नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। आज दिल्ली में यूपी जापान निवेश सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन को संबोधित भी किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश और जापान के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। हम $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार तरक्की करते हुए देश के लिए विकास का इंजन बन गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत जापान की साझेदारी विकास, टेक्नोलॉजी और समृद्धि के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में स्पष्ट नीतियों, अच्छी नीयत और पक्के इरादे के साथ लगातार सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और देश के लिए विकास का इंजन बन गया है। उन्होंने कहा कि जहां जापान के पास सटीकता, गुणवत्ता, तकनीक, रिसर्च की क्षमता, मैन्युफैक्चरिंग में महारत और काइजन फिलॉसफी है, वहीं उत्तर प्रदेश कुशल वर्कफोर्स और एक बड़ा बाजार, इंफ्रास्ट्रक्चर, सहयोगी नीतियां, कानून व्यवस्था और काम के लिए अनुकूल माहौल देता है। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट से जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स, इंडस्ट्री सीईओज, जापान के नागासाकी से आए हुए सभी हमारे इस डेलीगेशन के साथ जुड़े हुए सभी उपस्थित हमारे अतिथिगण, उपस्थित महानुभाव, यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज हम भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश और जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के मध्य साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यहां पर एकत्र हुए हैं। यह पार्टनरशिप, ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इन्वेस्टमेंट और शेयर्ड विजन के स्ट्रांग फाउंडेशन पर निर्मित है। मैं इस अवसर पर यामानाशी प्रीफेक्चर के ऑनरेबल गवर्नर को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कल उनका जन्मदिन था। यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस विशेष अवसर पर वे हमारे बीच में उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और निरंतर सफलता की हृदय से कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा यामानाशी और उत्तर प्रदेश के मध्य संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि भारत और जापान के अग्रणी उद्योग प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं। आईटीएस पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, सोलर पावर पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आदि, ये सभी आज उत्तर प्रदेश के पास हैं। हमारे पास 75,000 एकड़ से अधिक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक उपलब्ध है।
अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा के दो करीबियों केडी तिवारी उर्फ बड़े बाबू और बजरंग पाठक को मंदिर की व्यवस्था से हटा दिया गया है। इसके साथ ही इन दोनों के राम मंदिर परिसर में प्रवेश पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक केडी तिवारी रामलला के आभूषण और श्रद्धालुओं द्वारा समर्पित अन्य मूल्यवान वस्तुओं का हिसाब किताब संभालता था। बजरंग पाठक भी मंदिर की विभिन्न व्यवस्थाओं में शामिल था। इन दोनों के खिलाफ सुरक्षा अधिकारियों से विवाद सहित कई शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके बाद यह कठोर कदम उठाया गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने आज बुधवार तड़के आजम खान और उसके करीबियों से जुड़े करीब 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। जांच एजेंसी की यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के रामपुर, सहारनपुर और देश की राजधानी नई दिल्ली में एक साथ चल रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी यह पूरी कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी मुख्य रूप से आजम खान के वित्तीय लेन देन और संदिग्ध फंडिंग, कथित वित्तीय नियमितताओं की कड़ियों से जोड़ने में जुटी है। ईडी को टीमों ने आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, इसमें संचालित होने वाले अली जौहर ट्रस्ट को जांच के केंद्र में रखा है। रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी परिसर और ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के आवासों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में छापेमारी जारी है। इस दौरान वित्तीय दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों को गहनता से खंगाला जा रहा है। ईडी के इस सर्च ऑपरेशन का मुख्य मकसद अपराध से अर्जित संपत्ति, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन, वित्तीय रिकॉर्ड और कागजी और डिजिटल सबूतों का जब्त करना है। छापेमारी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जौहर ट्रस्ट के पदाधिकारियों, ठेकेदारों और वित्तीय सलाहकारों से भी पूछताछ जारी है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों और उनसे शय पाए भूमाफियों पर प्रयागराज पुलिस प्रशासन का चाबुक एक बार फिर से चला है। कमिश्नरेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अतीक के करीबी बिल्डर जेपी दुबे उर्फ जयप्रकाश दुबे की लगभग 25 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति को कुर्क कर दिया है। ये कार्रवाई यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के तहत अमल में लाई गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस और प्रशासनिक टीम ने पीपल गांव, रहीमाबाद और कटोला गोसपुर इलाके में स्थित अतीक के इस करीबी की बेशकीमती जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया है। मौके पर बकायदा ढोल नगाड़े बजवाकर मुनादी कराई गई और जमीनों पर सरकारी कुर्की के बोर्ड चस्पा कर दिए गए। पुलिस की जांच में सामने आया कि जेपी दुबे लंबे समय से माफिया अतीक अहमद के संरक्षण में रहकर अवैध रूप से दूसरों की जमीनों पर कब्जे करता था। इसके बाद वह इन जमीनों की अवैध प्लॉटिंग कर लोगों को बेचता और करोड़ों रुपए की काली कमाई खड़ी करता था। हाल ही में जमीन के एक विवाद के दौरान जेपी दुबे पर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल जाने के बाद अब उसकी काली कमाई और संपत्तियों का ब्यौरा खंगाला गया तो 25 करोड़ रुपए की अवैध प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अतीक गैंग से जुड़े किसी भी मददगार और संगठित अपराध के जरिए करोड़ों की जायदाद बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भूमाफियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। मिर्जापुर में लालगंज थाना पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपए के इनामी गो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और घायल तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। पुलिस ने उसके पास एक देसी तमंचा, कारतूस, 37,500 रुपए नगद और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 25,000 रुपए का वांछित गो तस्कर नैडी कठारी से गड़बड़ा धाम रोड की ओर जा रहा है और इस सूचना पर पुलिस टीम ने नैडी कठारी गड़गड़ा धाम रोड पर पुलिया के पास घेराबंदी की। जब पुलिस ने बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया तो उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी और भागने की कोशिश की। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की और इसमें गोली तस्कर के पैर में लगी और वह सड़क पर गिर पड़ा। पुलिस पूछताछ में कुफरान ने बताया कि वह प्रयागराज और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से रास्ते में सस्ते दामों पर गोवंश खरीदकर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचता था। इसी सिलसिले में वह मिर्जापुर आया था। आरोपी के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 3 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। आज दिनांक 19 अगस्त 2026 को रात्रि लगभग 1:30 बजे नैडी कठारी तिराहा से हाईवे जाने वाली रोड पर अंतर्गत चौकी भरौंदा, थाना लालगंज में पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय 2 व्यक्ति जो एक मोटरसाइकिल पर तेज रफ्तार से आ रहे थे, उनको रोकने की कोशिश की गई। वो व्यक्ति नहीं रुके। जब पुलिस द्वारा दोबारा रोकने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा हेतु पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति जिसके पैर में गोली लगी है, उसका नाम गुफरान कुरैशी पुत्र ईशु, जो बिहार रोहतास का रहने वाला है, प्रकाश में आया।
साथ ही साथ उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक खाली कारतूस और 2 जिंदा कारतूस, साथ ही साथ 37,500 रुपए नगद एवं एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घायल अवस्था में देखकर स्थानीय पुलिस द्वारा घायल व्यक्ति को उपचार हेतु स्थानीय अस्पताल भेजा गया है। साथ ही साथ यह प्रकाश में आया है कि गुफरान कुरैशी पुत्र ईशू जनपद मिर्जापुर के थाना लालगंज, थाना जिगना एवं थाना विंध्याचल से भी वांछित था और इसके संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज जिले में निचलोर और महाराजगंज मार्ग पर मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक चारों युवक जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। भारत गैस एजेंसी के पास उनकी मोटरसाइकिल की ट्रक से टक्कर हो गई और पुलिस ने बताया कि हादसे में 3 युवकों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथे ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के दौरान तब तोड़ दिया। टक्कर के बाद ट्रक भी सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक किसी अन्य वाहन या मोटरसाइकिल से बचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि दुर्घटना के सही कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। मृतकों की पहचान निचलोल थाना क्षेत्र के पंचपा गांव के केवटानी टोले निवासी शिव निषाद 18 वर्षीय, उनके भाई विवेक निषाद 20 वर्षीय, सनी 22 वर्षीय और 19 वर्षीय कृष्ण निषाद के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि शिव और विवेक सगे भाई थे। थाना निचलौल के अंतर्गत दमकी भारत गैस एजेंसी के पास सिंदुरिया निचलौल मार्ग पर एक डंपर व एक बाइक पर सवार 4 व्यक्तियों के मध्य सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो घायलों को तत्काल सीएचसी भेजा गया, जहां डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतकों के नाम सनी, विवेक, किशन व शिवा हैं और वे पचमा थाना निचलौल के रहने वाले हैं। शव को कब्जा पुलिस में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। डंपर को पुलिस कब्जे में लिया गया है तथा डंपर मालिक को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है तथा ड्राइवर के संबंध में जानकारी की जा रही है। शीघ्र ही ड्राइवर की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। सहारनपुर के नागल थाना क्षेत्र में शराब ठेके के सेल्समैन लोकेश हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ठेके से रोजाना रात करीब 10 बजे अकेले घर लौटने वाले लोकेश को लूटने के लिए 5 आरोपियों ने पहले उसकी रेकी की थी और आरोपियों को शक था कि उसके लाल रंग के पिट्ठू बैग में शराब बिक्री के रुपए होते हैं। वारदात के दौरान लोकेश ने एक आरोपी को पहचान लिया और थाने में शिकायत करने की बात कही। पुलिस के अनुसार पहचान उजागर होने के डर से आरोपियों ने उसे पकड़कर पानी में भरे गड्ढे में तब तक डुबोए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। पुलिस लाइन सभागार में एसपी देहात मयंक पाठक ने हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों राहुल उर्फ राज सिंह, विकास, रामधारी, विशाल और विकास को गिरफ्तार कर लिया है और इसके कब्जे से निशानदेही से 2 अवैध चाकू, 2 मोबाइल फोन, मृतक का पिट्ठू बैग, 2 मोटरसाइकिल और 1490 रुपए बरामद किए गए हैं। देखिए 15 अगस्त 2026 को सुबह थाना नागल में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था जिसका नाम लोकेश था। वह एक शराब के ठेके पर सेल्समैन का काम करता था। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, जिसमें उसकी मृत्यु का कारण जो है वो डूबने से आया। तो पुलिस तभी से इस मामले की तह तक जाने के लिए हमने सभी टीमें थाना स्तर की स्वॉट सर्विलांस की टीमें लगी हुई थी। तो जब हमारी टीमों द्वारा इसमें जांच पड़ताल की गई तो जानकारी हुई कि कुछ व्यक्ति इनका मोटरसाइकिल से पीछा कर रहे थे जस्ट बिफोर इनकी डेथ के। तो पुलिस को इस बारे में शक हुआ। जब उस मामले को और खंगाला गया तो ये जानकारी हुई कि 5 व्यक्ति, एक राहुल उर्फ राज सिंह, विकास पुत्र जैन सिंह, रामधारी पुत्र धर्मपाल, विशाल पुत्र राजकुमार और विकास पुत्र किरण सिंह, ये लोग कई दिनों से इस फिराक में थे क्योंकि यह व्यक्ति शराब के ठेके पर सेल्समैन का काम करता था। तो क्लोजिंग के समय काफी कैश इसके पास होता था। तो ये लोग उसके साथ डकैती की फिराक में थे। उस दिन भी यही हुआ। जब ये शराब के ठेके से शराब का ठेका बंद करके निकला तो ये 5 व्यक्ति उसके पीछे पीछे लग लिए। उसके बाद इन्होंने उसको कन्फ्रंट किया। कन्फ्रंटेशन में जब अग्रेसिव हुए तो उन्होंने डकैती की योजना जो इन्होंने बनाई थी उसको पूरी करने के लिए इसको नाले में डुबाकर मार दिया। वहीं इनके पास से एक तमंचा भी गिर गया तथा उसकी बाइक भी वहीं छूट गई। तो पुलिस द्वारा इस घटना का सफल अनावरण करते हुए आज 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इनके खिलाफ जो भी सुसंगत धाराएं गए हैं वो बढ़ाई गई हैं तथा आगे भी इनके खिलाफ
कठोर से कठोर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। सर क्या क्या रकम दी और सेल्समैन के साथ जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, क्या कुछ रकम उनके पास मिली, क्या हुआ? देखिए, आमतौर पे जो इनके मालिक से बात हुई है तो क्लोजिंग की जो भी 1 से 1.5 लाख रुपए की रकम होती है वो इनके पास रहती थी। उस दिन यह पूरी रकम लेकर नहीं गए थे, तो अभी जो इनके पास से बरामद हुई है तकरीबन 1,500 से 2,000 रुपए बरामद हुए, जो उस दिन इन्होंने कारित की थी घटना। क्योंकि ये डकैती है, इनका मर्डर हुआ है, तो रकम उतनी मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि इन्होंने इसका सुनियोजित योजना बनाई थी और इस योजना को पूरा करने के लिए ये इस से भी पीछे हटे नहीं कि उनकी हत्या कर दी जाए। बाद में जब ये लोग बैग लेके गए तो उसमें उनको रकम कम मिली, बट वो इम्पोर्टेंट। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार झारखंड के निकट बने निम्न दबाव क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से प्रदेश में व्यापक वर्षा की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि 23 अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं अत्यधिक भारी वर्षा होने की भी आशंका व्यक्त की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रयागराज मंडल में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 19 अगस्त तक चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र समेत कई जिलों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा बांदा, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, महोबा और हमीरपुर सहित कई जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी करते हुए यूपी के 15 से ज्यादा जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया है। बता दें कि यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।